स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले रैखिक एवं द्विघात समीकरण के बारे में। देखिए क्लास 10 पे आपने रैखिक समीकरण को अलग पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण को अलग पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ही में पढ़ेंगे क्योंकि देखिए हमारा जो यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम है जो क्लास 10 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नहीं होता है, उसमें 9th के भी चैप्टर्स होते हैं। तो हम 9th के जो चैप्टर होंगे अभी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। थोड़ी देखिए पहले क्या क्लास 10 की कुछ चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद क्लास 9th की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर है क्या, रैखिक तथा द्विघात समीकरण। तो हम लोग इसके जो बेसिक चीज़ें होते हैं उसको सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को बेसिक पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी है तो रिवाइज हो जाएगा आपका आसानी से। तो रैखिक समीकरण देखिए हम लोग रैखिक और द्विघात समीकरण सबसे पहले रैखिक का बेसिक चीज़ें देखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण मैंने क्या है, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण भैया क्या होता है। तो ध्यान दीजिए रैखिक समीकरण देखिए जो चर की मैक्सिमम घात होती है वो एक होती है, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब बात आती है चर क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू भी, यह सब आपके चर होते हैं। और जो समीकरण होता है चर और अचर पद से मिलकर बनता है, यानी कि x+1 बराबर अगर 4 दिया हो, बराबर 4 दिया हो तो ये आपका क्या हुआ, रैखिक समीकरण हुआ। और इसमें देखिए एक चर है या दो अचर है, उससे मतलब नहीं है हमारे, चर और अचर दोनों होना चाहिए उस समीकरण में, उसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। अब बात आती है रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जो यक्स या फिर किसी भी चर की जो मैक्सिमम घात हो वो 1 होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x की मैक्सिमम घात क्या है, 1 है, तो यह हमारा रैखिक समीकरण होगा। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने नोट कर दिया x+1 बराबर 4, x+y बराबर 3, x+6 बराबर 2, y+3 बराबर 4, y+z बराबर 6। और मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल से यहाँ पर x² + 2y बराबर 3, y² + y बराबर 2। तो मैंने तमाम एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया है। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि कौन सा रैखिक समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है, तो कौन क्या है, यही हमें देखना है। तो ध्यान से देखिए जो पहला हमने समीकरण लिया है उसमें कितने चर और अचर पद हैं। तो देखिए चर इसमें कितना है, एक ही है x, तो यह और x की जो मैक्सिमम घात कितनी है, यहाँ पर जो चर है या इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, तो 1 है। तो यह आपका रैखिक समीकरण होगा, यह आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। यहाँ पर देखिए x भी है, y भी है और 3 दिया है, यानी कि 2 चर दिए हैं और एक अचर पद दिया है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 चर और एक अचर पद दिया है, लेकिन जो चर की मैक्सिमम घात क्या होगी, यहाँ पर भी एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है, चर की जो मैक्सिमम घात क्या होगी, एक ही होगी। ये भी आपका रैखिक समीकरण होगा। सेम ये भी रैखिक समीकरण होगा क्योंकि x+6 बराबर 2 दिया है, ये y+3 बराबर 4 दिया है, भी आपका रैखिक समीकरण होगा। y+2 बराबर 6 दिया है, भी आपका रैखिक समीकरण, 6 नहीं 2 नहीं, इसको z बना लीजिए। तो y+z बराबर 6 दिया है, भी आपका रैखिक समीकरण होगा। x² + 2y बराबर 3 दिया है, तो जो यहाँ पर देखिए जो चर की मैक्सिमम घात क्या हो जा रही है, यहाँ पर क्या हो जा रही है, 2 हो जा रही है, तो आपका द्विघात समीकरण हो जा रहा है। यह भी आपका द्विघात समीकरण होगा क्योंकि y की जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर मैंने कहा कि रैखिक समीकरण है। अब रैखिक समीकरण में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, रैखिक समीकरण में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक चर का रैखिक समीकरण देखेंगे, 2 चर का रैखिक समीकरण देखेंगे, 3 चर का रैखिक समीकरण देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो x+1 बराबर 4 दिया है, इसमें कितने चर है, तो एक चर है, इसलिए इसे एक चर का रैखिक समीकरण कहा जाएगा। x+y बराबर 3 दिया, इसमें कितने चर है, तो 2 चर है, इसलिए इसे 2 चर का रैखिक समीकरण कहा जाएगा। इसे 2 चर का रैखिक समीकरण कहा जाएगा, इसे एक चर का रैखिक समीकरण कहा जाएगा, इसे भी एक चर का रैखिक समीकरण कहा जाएगा क्योंकि x+6 बराबर 2 दिया है। इसे भी आपका एक चर का रैखिक समीकरण कहा जाएगा, इसे आप दो चर का रैखिक समीकरण कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग कहीं पर ले लेते हैं x+y+z बराबर 2, तो इसे 3 चर का रैखिक समीकरण कहा जाएगा। तो आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी कि रैखिक समीकरण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं।
अब हम रैखिक समीकरण में पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस को कितने प्रकार से सोल्व करते हैं। कहने का मतलब कितनी विधियां होती है। तो इसमें 3 विधि होती है। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। तो जिनको पता होगा उनका रिवाइज होगा, जिनका नहीं पता है वह सीख लेंगे यहाँ से। तो हम लोग मिटाते हैं इन सभी को, और जो पहला टॉपिक है हमारा प्रतिस्थापन विधि, उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारी पहली विधि उसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। मैंने नोट किया प्रतिस्थापन विधि। देखिए मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ एक छोटा सा, उसके अनुसार आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने ले लिया x + y = 2 और x - y = 6। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, इसके थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रतिस्थापन विधि में देखिए होता क्या है, पहले एक चीज समझिए कि देखिए जितने भी आपका रैखिक समीकरण रहेगा, जितने भी रैखिक समीकरण क्वेश्चंस बनेंगे, वो उसमें 2 समीकरण आपको इंडिविजुअली बनाना ही होगा। क्योंकि देखिए 2 समीकरण के बिना आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें निकालनी है, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए x + y = 2 और x - y = हमने 6 ले लिया है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, y को इधर लेकर जब आएंगे तो 6 जब उधर वाले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -y है, उधर जाएगा तो क्या प्लस का y हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में हम लोग नॉर्मली रख देंगे। तो रखने के बाद देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y = क्या है, 2 है। अब देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 6 + y, तो 6 + y = 2। देखिए यहाँ पर मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा एग्जाम में आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, तो आपको डायरेक्टली आंसर बताने रहेंगे, आंसर पर ट्रिक करने होते हैं। तो 6 + y = 2 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 2y हो जाएगा, और यह आपका इधर चला आएगा तो 2 -6 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। तो y बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर -4 बटे, यहाँ पर गुणे में इधर जाएगा भाग में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो y बराबर आ जाएगा आपका -2। तो y की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हमसे x की वैल्यू को बताना है, तो x की वैल्यू यहीं से हम लोग निकाल देंगे। y का है मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो मैं यहीं रख देता हूँ x = 6 प्लस -2। y की वैल्यू क्या है, -2 है, तो x = 6, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, -2, तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा। ये आपका x की वैल्यू होगी, ये आपका y की वैल्यू होगी। तो यह जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया। अब इसको प्रतिस्थापन नाम हम लोग इसलिए देते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर निकाला, उसके बाद से जो x की जो वैल्यू है हमने क्या किया कि दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या किया हमने, x के स्थान पर यहाँ से जो x की वैल्यू निकाली थी हमने समीकरण से, उसकी जो वैल्यू है उसको प्रतिस्थापित किया और सॉल्व किया, तब जाकर हमारी x और y की वैल्यू निकली। इसलिए इसे प्रतिस्थापन विधि हम लोग कहते हैं। तो आइयो पर उनको ये विधि समझ में आई होगी, जिनको समझ में आ रही थी उनका रिवाइज हो गया होगा। अब लोग नेक्स्ट जो विधि है हम लोग उसको पढ़ते हैं, जो हमारी है विलोपन विधि। उस भी सिमिलर है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे, आपका किसी भी विधि से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना रहेगा, लेकिन क्या होता है कि प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन आसान पड़ता है, कभी विलोपन विधि से। इसलिए हम लोग सभी विधियों को जाने रहेंगे ना, तो आसानी होगा एग्जाम में। क्योंकि देखिए 3 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन करना होता है। एटलीस्ट आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 60 क्वेश्चन करना होता है, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और पढ़ने का मतलब तभी है जब आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ो या फिर एक अच्छे एड कॉलेज से पढ़ो। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही होंगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, नहीं शेयर किए हैं अभी तक तो। और हमारे चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और विलोपन विधि के बारे में बताता हूँ आप लोग को। जो हमारी अगले टॉपिक है क्या है आपका, विलोपन विधि। विलोपन विधि हमको समझना है। तो विलोपन विधि समझने के लिए देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा फिर से, और एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा विलोपन विधि से कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ आपका कुछ 3x + y = 5 और 2x + 3y = 3। अब देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, यहाँ पर हमको x और y की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आप प्रतिस्थापन विधि से करोगे तब भी यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें विलोपन विधि से आपको बताना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं विलोपन विधि में, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसमें से एक की वैल्यू को काटने की कोशिश करते हैं, जोड़ने और घटाने की पर्सपेक्टिव में। कहने का मतलब यह है
कि एक की वैल्यू को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक के जो गुणांक है, यानी कि ये देखिए ये एक्स का गुणांक है, ये वाई का गुणांक यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर एक्स का गुणांक 2 है, यहाँ पर वाई का गुणांक 3 है। इसके एक के गुणांक को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा, यानी कि अगर वाई का गुणांक हम सिमिलर कर लें तब पर भी हमारा वाई कट जाएगा जोड़ने या घटाने पर। अगर हम यक्स के गुणांक को सिमिलर कर लें तब पर भी हमारा यक्स कट जाएगा जोड़ने या घटाने पर। तो देखिए गुणांक को सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वाई का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा दूसरे समीकरण में कर देंगे, यानी कि इसमें गुणे कर देंगे 1 का, और यहाँ पर y का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 का गुणा हम लोग पहले समीकरण में कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे 3 से आपका। तो गुणा करने के बाद देखिए क्या आता है, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूं इधर। देखिए जब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 तरीके 9 यक्स प्लस 3y बराबर, दोनों तरफ गुणा करते हैं, ये नहीं कि इधर ही बस गुणा कीजिएगा, इधर भी गुणा करना है आपको। तो 5 3 15, क्योंकि 3 का गुणा हम लोग कर रहे हैं, इसे समीकरण नंबर आप 3 मान लीजिए। इस वाले में सेम काम वही करेंगे, तो 1 का गुणा इसमें कर रहे हैं तो वही हमारा उतर जाएगा, यानी कि 2 यक्स प्लस 3y बराबर 3। समीकरण नंबर इसको 4 मान लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर एक चीज ध्यान से, y का जो गुणांक है और यहाँ पर y का गुणांक है, दोनों का सेम है, समीकरण नंबर 3 और 4 का। तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 को घटा दे तो हमारे जो है y है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा और x की वैल्यू वहीं से हमारी निकल जाएगी आसानी से। देखिए मैं घटा रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा आपका, और y से y आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 2 x है, यहाँ पर प्लस का 9 x है, तो घटेगा तो 7 x हो जाएगा बराबर माइनस 3 है, यहाँ पर 15 है, जब घटेगा तो 12 हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 12/7, आपकी यक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को, यक्स की वैल्यू को रखकर इस समीकरण में रखिए या इस किसी भी समीकरण में रखकर सॉल्व करेंगे, आपकी यक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो आइयो आप लोग को वाई की जो वैल्यू है आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। तो आइयो को आप लोग को जो विलोपन विधि समझ में आया होगा, जिनका पहले समझ में आ रहा था उनका रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा था वो यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट जो बचता है हमारा ब्रज गुणन विधि, इसको मैं मिटाता हूँ, ब्रज गुणन विधि को मिटाता हूँ, क्योंकि वीडियो भी लंबी होती जा रही है हमारी, तो वीडियो भी एंड करनी है, लेकिन ब्रज गुणन विधि को सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। जो हमारी तीसरी टॉपिक है ब्रज गुणन विधि, ये लास्ट टॉपिक होगी हमारी रैखिक समीकरण का। तो ब्रज गुणन विधि देखिए इसमें एक फार्मूला आता है, फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं फार्मूला सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट को विधि आसान लगती है, बहुत सारे स्टूडेंट को टफ लगती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें फार्मूला बहुत सारे स्टूडेंट को याद आता है, बहुत को नहीं याद होता है। तो फार्मूला आसान है आपका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 समीकरण लिखेंगे व्यापक रूप समीकरण का। जो व्यापक रूप समीकरण क्या होता है मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, यहाँ पर जान लीजिए। जो समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। यह क्या है, 2 चर के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए हमने कहा कि 2 समीकरण रहेंगे क्वेश्चन में, तो a1x कर लीजिए प्लस b1y कर लीजिए, अब प्लस c1 बराबर 0 कर दीजिए, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 समीकरण है इसलिए हमने a2 कर लिया। और तीसरा समीकरण आ जाएगा तो a3 करना पड़ेगा। तो तीसरा समीकरण जनरली आता नहीं है, इतना ध्यान रखिए, क्योंकि 2 ही यहाँ पर चर है तो 2 समीकरण आएगा। जब 3 चर की बात चलेगी ना तब जाकर शायद तीसरा समीकरण भी आ जाए क्वेश्चन में। देखिए फार्मूले लिखने का एक ही तरीका होता है कि यक्स यहाँ लिखिए बराबर वाई लिख दीजिए बराबर 1 लिख दीजिए, सबके नीचे बटे लगा लीजिए। उसके बाद से आप हम लोग फार्मूले को लिखेंगे। ध्यान रखिए कि पहले वाले को ढक लेंगे, ऐसे पहले वाले को हम लोग ढकेंगे। पहले वाले को ढकने के बाद क्या बनता है b1, तो b1 नोट करिए माइनस, इसको और थोड़ा सा फर्क लिखिए माइनस। अब देखिए मैंने इसको ढका तो b1 एक समीकरण से लिखिएगा, समीकरण नंबर मान लीजिए 1 से, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया, तो b1 एक समीकरण से, उसके बाद से b2 लिख लीजिए तुरंत। हमने b2 भी लिख लिया। चलिए भैया इसको ढका और b1 और b2 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, b1 और b2 लिखने के बाद मैं क्या करता हूं, इनको अलग अलग लिखता हूं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, फिर यहाँ पर a1 आ जाता है, फिर a2 आ जाता है, फिर यहाँ पर b1 और b2। आई होप आप लोग को दिखना चाहिए, शायद मेरे को दिख भी रहा, शायद आप लोग को दिख भी रहा होगा। देखिए मैंने कहा इसको हमने ढक लिया, इसको लिखा b1 इंटू b2, b1 मैंने कहा इसको हमने ढक लिया b1 माइनस b2। अब b1 का गुणा कर दीजिए क्रॉस में c2, तो यहाँ आ जाएगा c2,
B2 का गुणा कर दीजिए क्रॉस में, तो क्या आ जाएगा C1, तो यहाँ पर आ जाएगा C1। तो आई होप आप लोग के x बट्टे क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। अब y बट्टे ठीक ऐसा ही काम करेंगे क्या कि हम इसको भी ढकेंगे, इसको तो हमने पहले ढका था, अब इसको ढक लेंगे। इसको ढकने के बाद क्या बचता है C1 C2, तो C1 माइनस C2। मैंने क्या किया इसको ढक लिया भैया, तो C1 माइनस C2 हम लोग यहाँ पर नोट कर दिए। अब देखिए C1 का क्रॉस में गुणा कर देंगे तो A2 आ जाएगा, तो यहाँ पर A2 नोट कर देंगे। C2 का क्रॉस में गुणा कर देंगे तो A1 आ जाएगा, तो यहाँ पर A1 नोट कर देंगे। यहाँ तक आइयो को लोग को समझ में आना चाहिए। अब देखिए मैंने क्या इसको ढक लेते हैं, तो इसको ढकने के बाद क्या बचता है A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को मन में डाउट्स होगा कि सर आपने फॉर्मेट कैसे लिखा। देखिए फॉर्मेट ये है A1 A2 हमने लिखा है इस समीकरण से, B1 B2 लिखा है, C1 C2 लिखा लगातार। उसके बाद C1 के बाद क्या आएगा, फिर से अगर हम लोग देखें तो C1 के बाद फिर से अगर मैं साइकिल बनाऊंगा, एक साइकिल बनाऊंगा ऐसे कुछ, अगर साइकिल में ऐसे कुछ बना रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर A1 है, यहाँ पर क्या है B1 है, यहाँ पर क्या है C1 है, तो C1 के बाद क्या आएगा फिर A1 आ जाएगा, फिर A1 के बाद B1, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है नॉर्मली। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 A1 है, A1 का मैंने कर दिया क्रॉस में गुणा तो B2, A2 को क्रॉस में गुणा कर दिया तो B1। यही आपका फार्मूला है, इसी को आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने बता दिया कि कैसे हमने फार्मूला बनाया, तो आई होप आप लोग के यह फार्मूला समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ स्टूडेंट एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए मैंने जितनी चीज़ें बताई उनको सारी मिटा दी। तो देखिए मैं यही रेफर करूँगा कि आप क्या कीजिए, आर्यन पब्लिशर का एक बुक आती है, उसको आप लोग परचेज कर लीजिए अमेजोन से, सस्ता पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि आप ऑफलाइन मार्केट से जाएंगे लेने के लिए तो 300 की बुक आ रही है, लेकिन अगर अमेजोन से ले रहे हो तो 250 में एटलीस्ट मिल जाएगा आपको बुक को। 300 में लोग बहुत सारे दे रहे हैं, बहुत सारे लोग 400 में दे रहे हैं उस बुक को, तो 300 में अमेजोन से आपको नॉर्मली मिल जाएगा, लेकिन जो ऑफलाइन में जाओगे तो 400 से कम नहीं शायद मिल रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे पास तो पहले की थी बुक। तो उस बुक से आप अगर तैयारी करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपको जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसमें ऑलरेडी लिखी रहती है, तो उससे क्या होता है कि मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएंगी, आप वहाँ से पढ़ लोगे, वहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा तो मेरी हेल्प कर ही सकते हैं कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, तो आप के साथ शेयर भी कर सकते हो। और हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ तक अगर अपनी वीडियो को देखा है हमारे, तो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस जरूर है। तो जय हिंद दोस्तों।